कंसल्टेंट हैं और आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं कंज्यूमर राइट्स के हवाले से और एडीआर के हवाले से। आपने माशाल्लाह से एडीआर पे बड़ी बुक्स लिखी हैं, वो हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उस पर गुफ्तगू करेंगे। इमरान साहब, मैं अब आना चाहूँगा कंज्यूमर राइट्स के हवाले से। सबसे पहला सवाल तो मेरा सर ये है, आम सवाल जो हर नाजरीन का है, हर ऑडियंस का है कि हु इज़ कंज्यूमर, एक सारिफ कौन है जो कानूनी डेफिनेशन के अंदर आता है? बहुत शुक्रिया लगा साहब। जी सर। जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं, जिसे उर्दू में मुसारिफ कहते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो है वो शख्स जो अपनी कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ को यूज़ करे, कंज्यूम करना। अब कंज्यूम करने का मतलब ये नहीं है कि वो उस चीज़ को पकड़े और उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करे और आगे बेच दे, वो ज़ाती तसर्रुफ में लेके आए। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि एक चीज़ कमर्शियल एंटिटी कब बनती है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन कब होती है और कंज्यूमर की हद तक वो कब आती है। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं इन द कोर्स ऑफ योर ओन बिजनेस, अपने कारोबार को बढ़ाने या अपने कारोबार से रिलेटेड, तो आप कंज्यूमर नहीं होते। और जिस वक्त आप उसको अपने ज़ाती तसर्रुफ या पर्सनल यूज़ में लेके आते हैं तो आप कंज्यूमर हो जाते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर एक शख्स बाजार जाता है, बाजार जाके वो फ्रूट चाट लेता है और खा लेता है, तो उसने उसको कंज्यूम किया। बट अगर वो बाजार जाता है, वहाँ से वो 5, 6, 7 किस्म के फल खरीदता है और उसके बाद उनकी जाके एक चाट बनाता है और एक रेडी लगाता है और उसको वो बेचने लग जाता है, तो वो जो उसने चीज़ें खरीदी हैं वो कंज्यूमर के तौर पे नहीं खरीदी, वो उसने कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंदर उसको लेके आया। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि कंज्यूमर के लिए उसको पर्सनल कंजम्पशन में अपने ज़ाती इस्तेमाल या तसर्रुफ में रखना कंज्यूमर की डेफिनेशन होती है। ठीक है सर, इसका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री हमें बताएं कि कंज्यूमर राइट्स, ठीक है, जो पाकिस्तान के लॉज हैं वो कब आए और इससे पहले क्या एक दुनिया में इसकी क्या अप्रोच थी? बहुत शुक्रिया लगार साहब। इसमें इस तरीके से है कि अगर हम कंज्यूमर लॉज की बात करेंगे ना, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं दुनिया के अंदर, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। मैं इसको किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या सिविलाइजेशन से तो नहीं इसको कभी भी मैं जोड़ूंगा, क्योंकि ये उतना ही पुराना है जितना पुराना इंसान का किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना इटसेल्फ है। मजहबी तौर पे हम बात करते हैं तो हमारे पास अहादीस हैं, कुरान की आयात हैं, वो कहती हैं कि जी आप मिलावट ना करें, जो मिलावट करेगा वो हमें से नहीं होगा। तो ये भी कंज्यूमर राइट की एक किस्म है। जो चीज़ बेचो वो बता के बेचो, उसका ऐप भी बता के बेचो, ये भी कंज्यूमर की बात है। यानी अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और उसकी कीमत आप अदा कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता आपको बेस्ट चीज़ मिलनी चाहिए, बल्कि मैं ये कहता हूँ आपको बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है हम इसको जब और पुरानी हिस्ट्री में लेके जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि तमाम अंबिया भी कमर्शियल या कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं। कई जगहों पे वो चीज़ें खरीदते रहे हैं, कई जगहों पे वो चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, कई दफ़ा उनकी आगे तजारत की। तो कंज्यूमर तो वो रहे हैं। जब तक हमें कंज्यूमर इंसान बतौर कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदता हुआ मिलता है, उतने पुराने हमें कंज्यूमर लॉज भी मिलते हैं, मार्केट के ट्रेड्स मिलते हैं हमें। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान की बात है, तो करंटली तो ये है कि हमारे यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज जो हैं वो 21वीं सदी में हमें मिलते हैं, 2005 और उसके ऑनवर्ड्स मिलते हैं। मगर जो है वो बात अब जो समझने वाली है वो ये है कि अब ये सूबाई मामला है, तमाम सूबों के अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं और इस्लामाबाद की हद तक जो है वो फेडरल लॉ अलहदा से एग्जिस्ट करता है, मगर सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है। और ये जो कंज्यूमर लॉज हर सूबे के उनकी अपनी हदूद में लगने वाले मौजूद हैं, वो कमों पेश मिलते जुलते भी हैं। अलबत्ता उनके अंदर जाहिर है कुछ चीज़ें हल्की फुल्की जो एडमिनिस्ट्रेटिव, इमरान साहब, ये सूबाई लेवल पे जो लेजिस्लेशन के हवाले से मेरा अलग से क्वेश्चन है, मैं उस पर आता हूँ सर। अब जैसे आपने बात की, बहुत अच्छी बात की है आपने, एक जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ बताई है कि जो हिस्ट्री आपने बताई है कि इस्लाम इस चीज़ को इंडोर्स करता है कि मिलावट से हर चीज़ पाक होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट हमें एक जो परचेज़र है अगर वो परचेज़ कर रहा है तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो हमें बता देना चाहिए पहले ही। लेकिन बड़ी अफसोस होता है मुझे, मैंने पाकिस्तानी कुछ जूरिस्ट के कुछ बुक्स पढ़ी हैं, उसमें ख़ास तौर पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को जो है ना मलूज़े खातिर नहीं लाया जाता। मैंने एक जो है वो जूरिस्ट की बुक पढ़ी पाकिस्तानी, तो वो उसमें जो है उन्होंने कोट किया हुआ था जो है अमेरिकन जो मूवमेंट थी जो 1962 यूएसए वाली, तो उसको वो कोट कर रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट से भी इसको जोड़ा। अच्छा, मैं अब थोड़ा उस सवाल पे आना चाहूँगा कि आप लॉज की बात कर रहे थे सूबे के हवाले से। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये नेशनल लॉ क्यों नहीं होता, इस पर एक फेडरल लॉ अगर बना दिया जाए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो पूरी जो है पाकिस्तान पे नाफिज हो जाए, तो इसमें मेरे ख्याल में बेहतर नहीं होगा ये मैकेनिज्म? अब इस सवाल के ना दो हिस्से हैं, इसके जवाब के दो हिस्से हैं। जी।
पहला हिस्सा ये है कि ये लॉ ओरिजिनली जो है वो हमें मिलता वही है जो फेडरल नेचर का था। अलबत्ता हमने फिर ज़ाहिर है 18वीं तरमीम होती है, अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो हैं फिर उसके ऊपर बनते हैं। कंज्यूमर जो है, अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये बेसिकली इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अंडर आता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंडर आता है पंजाब के। हालांकि पहले ये मामला जो है वो फेडरल नेचर का ही था। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपने जो एक बात की वो एक प्रपोजल के तौर पे अगर मैं देखूं उसे कि जी क्यों ना ऐसे किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो लॉज हैं इनमें डिफरेंसेस भी हैं और हमारे यहाँ पे इंटर प्रोविंशियल कंज्यूमर और ट्रेडिंग भी ज़्यादा होती है। लोग चीज़ें खरीदने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कहीं पे जाते हैं बाहर किसी और सूबे में, तो उनके लिए मसले होते हैं इम्प्लीमेंटेशन की हद तक भी। तो इसको एक आर्गूमेंट है कि जी इसको वापस फेडरल लॉ के डोमेन में आ जाना चाहिए। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाता कि फोर्थ लेजिस्लेटिव लिस्ट में उसको ऐड करना पड़ेगा और सारा। हाँ अलबत्ता अगर अभी चारों सूबे चाहें तो वो अभी भी एक लॉ बनवा सकते हैं। उसके लिए वो सहारा ले सकते हैं आइन के आर्टिकल 144 का, जिसके मुताबिक चारों सूबे जो हैं वो वफाक को कह सकते हैं कि आप हमारे लिए कानून बना दें। उस सिनेरियो में एक ऐसा कानून बनाया जा सकता है जो पूरे मुल्क के अंदर नाफजुल अमल हो और एक ही तरीके का हो, क्योंकि ज़्यादा कंज्यूमर कोड तो चारों सूबों में है। तो क्यों ना ऐसे किया जाए कि एक ही कानून बनाया जाए। और अभी भी जो लॉज हैं अगर हम देखें ना सारे सूबों के, तो उनमें बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स हैं, इशूज़ हैं। मैं ज़्यादातर बात पंजाब की करता हूँ। पंजाब वाला जो है वो तो जो लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं उनका भी सही इस्तेमाल नहीं करता। वो एक जगह पे उसको सूट कहते हैं, एक साइड पे कंप्लेंट कहते हैं, उसके अंदर कई चीज़ों को वो डिस्कस ही नहीं करता, प्री ट्रायल सेटलमेंट को डिस्कस नहीं करता कि उसको किस तरीके से लेके जाना है, किसने करनी है, कैसे करनी है। और इसी तरीके से उसमें डेफिनेशन के भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जो कोहेरेंसी है ड्राफ्टिंग की वो मौजूद नहीं है। तो वो तो ज़ाहिर है उसके अपने बेइंतहा मसाइल मौजूद हैं जो कि उस लॉ को हमारी 21वीं सदी और ख़ास तौर पर कोविड और पोस्ट कोविड जो हमारे हालात हैं ख़ास तौर पे, जिसमें एग्जांपल देता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और यूजिंग ऑफ ऑनलाइन जो हमारे फॉरम्स हैं उसकी बात करता हूँ, तो उसको भी वो केटर बिल्कुल नहीं करता। इमरान साहब इसमें ये बताएं कि मुझे चंद कोई ऐसे फेडरल लॉज बताएं हमारे नाजरीन को, पंजाब के, सिंध के, KPK के जो इस पे लेजिस्लेट कर चुके हैं, जिस पे अभी तक अमल दरामद हो रहा है। पंजाब का अपना जो है वो लॉ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है। इसी तर्ज का इस्लामाबाद का भी 19 सालों में बना हुआ मौजूद है। ठीक है। इसी तर्ज का मासा ये कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज डिफरेंट हैं, बट तकरीबन 80-90% KPK का भी यही लॉ मौजूद है। और हमारा सिंध का जो है वो तकरीबन आप ये समझिए जो सिंध का लॉ है ना वो तो पायोनियरिंग लॉ है। वो सबसे पहले तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करता है, उसके बाद हम पंजाब वाला लेते हैं। पंजाब वाला जो लॉ है ना वो तो ऐसे लगता है जैसे 2 से 3 जगहों का लॉ पकड़ के इकट्ठा करके किसी ने बना दिया, इस्लामाबाद का, सिंध का और KPK का। इसी वजह से उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो कोहेरेंटली एक तरीके की नहीं आपको नजर आती हैं और उसमें वहां मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें अब जुरिस्डिक्शन के हवाले से आते हैं कि पहले तो मुझे ये बता दें कि ये कोर्ट कहाँ कहाँ है कंज्यूमर राइट्स, अगर किसी सारिफ को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ किस कोर्ट्स में जा सकता है, अगर पंजाब की बात करें स्पेशली तो? अच्छा, कोर्ट्स में जाने से पहले समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे ग्रीवियंस बंदे की है क्या, क्योंकि कुछ ग्रीवियंसेस कंज्यूमर कोर्ट की हैं नहीं लॉज के मुताबिक। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आपने कोई एक ऐसी आइटम है जो मार्केट में मौजूद है और उसमें जो उसके फॉल्ट हैं वो मैन्युफैक्चरिंग नेचर के हैं, उसके डिज़ाइन में फ्लॉ है, वो डिज़ाइन ऐसा है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है आबादी को, या उसके अंदर कोई और मसला इस नोयत का है जो उसकी प्रोडक्शन के अंदर है, तो वो सिनेरियोज आप कंज्यूमर कोर्ट में पर से ये उसी वक्त उठा के नहीं लेके जा सकते, वो आप अथॉरिटी में लेके जाते हैं। अथॉरिटी से मुराद है यहाँ पे हमारे जो DCs होते हैं उनके पास आप लेके जाएंगे और उन्हें आप कंप्लेंट करेंगे कि जनाब ये फलानी फलानी चीज़ मैन्युफैक्चर हुई हुई मार्केट में मौजूद है और ये फॉल्टी है, ये अपने डिज़ाइन को सही तरह नहीं बताती, या अपने डिज़ाइन के खिलाफ है, या फिर उसके अंदर ऐसा डिफेक्ट है जो ओवरऑल लोगों के लिए नुकसानदेह है। यानी कोई ऐसी गैस सिलेंडर बन रहा है जो कहीं भी फट सकता है, तो आप तो बतौर कंज्यूमर उसको ले लेंगे मगर उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। ठीक है। तो अथॉरिटी उस एंटिटी के खिलाफ जो उसका मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है उसके खिलाफ एक्शन लेगी। हाँ, अलबत्ता अगर अथॉरिटी को भी लगता है कि ये गलत काम कर रहा है तो अथॉरिटी जो है वो कोर्ट में राब्ता कर सकती है। जहाँ तक आम कंज्यूमर की बात है ऑन दी अदर हैंड, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि जी यानी ओवरऑल सर्विसेज और गुड्स हैं, 2 आइटम्स, ये 2 क्लासेस जिसके अंदर हमारे कंज्यूमर फॉल करते हैं, तो या तो वो फॉल्टी सर्विसेज होंगी या डिफेक्टिव प्रोडक्ट होगा। ठीक है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो हम उसमें कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, फॉल्टी सर्विसेज हैं तो उसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास
लॉ के अंदर ना 2 ऑफेंसेस और मौजूद हैं जिनमें बेट एडवर्टाइजमेंट है और अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, मगर उनकी बेसिस के ऊपर जो है ना वो बहुत मुश्किल है कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकें, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में जो केसेस आ सकते हैं वो सेक्शन में ये 2 जो जुरिस्डिक्शन का सेक्शन है उसमें ये 2 ऑफेंसेस कवर नहीं होते। सर अथॉरिटी मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ इमरान साहब, अथॉरिटी से हट के जो इनका नफाज अदालतों का है, कंज्यूमर राइट्स का एक स्पेशल कोर्ट्स है ना, ये तो ये डिविजनल लेवल पे होती है, तहसील लेवल पे, या सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ही है? नहीं, ये इस तरीके से है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बननी होती है। ठीक है, इसका जो हेड होता है, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ठीक है, यानी सेशन जज जिसे आप कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं, वो इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, और जाहिर है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट की हद तक उसकी जुरिस्डिक्शन जाती है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक हो सकती है, ये उससे ज्यादा भी बनाई जा सकती है, मगर अमूमन हमारे यहाँ पे ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक है। कुछ पंजाब के ऐसे डिस्ट्रिक्ट जरूर रहे में हैं जहाँ पे 2-2 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके एक ही प्रिजाइडिंग अफसर डील कर रहा होता था, 3 दिन एक अदालत में चला गया, 3 दिन कोई और अदालत कर रही, मगर इस वक्त जो है वो कमोपेश हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलहदा प्रिजाइडिंग अफसर मौजूद है। ठीक है, अच्छा सर इसमें अब मुझे ये बता दें कि जुरिस्डिक्शन की हमने जो बात की, ठीक है, कि अगर पंजाब में तो कोई मसला आ गया, आपने अथॉरिटीज़ भी बता दी रेलिवेंट, और उसके साथ साथ आपने कोर्ट्स भी बता दी, डिविजनल लेवल पे होता है। अगर आप सूबे टू सूबा, मैं प्रोविंशियल की बात कर रहा हूँ क्योंकि लॉज भी वो है, सूबाई बने हुए हैं, ठीक है, अगर एक बंदा KPK में बैठा है और एक दूसरा बंदा लाहौर में बैठा है, वो आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्रोडक्ट एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो वो कहाँ पे सुना जाएगा केस? देखें, इसमें सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो बंदा पंजाब में ले रहा है और जो बंदा KPK में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो क्या वो इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस कर रहे हैं या कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं? यानी अगर आपने हलवा मुल्तान से मंगा लिया है तो वो मामला और है, अगर आपने KPK से या बलोचिस्तान से ड्राई फ्रूट्स मंगाए हैं अपनी कंजम्पशन के लिए तो बात और है। बट हाँ, अगर आपने वो इसलिए मंगाए हैं कि आपने यहाँ पे उनको स्टॉक करना और आपने आगे रीसेल करना उसे, तो फिर ज़्यादा आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते। लेट्स प्रिज्यूम कि ये आपने एक कंज्यूमर की कैपेसिटी में आपने लिया, आप कहीं टूर पे गए, आप सफ़र पे गए और आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आपने वहाँ से ले ली और आप वो लेके जो है वो वापस अपने शहर में आए और आपने उसको जब कंज्यूम किया या वहाँ पे भी कंज्यूम किया, तो आपको अंदाज़ा हुआ कि यार ये चीज़ तो डिफेक्टिव है, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो मैंने लिए हैं वो फॉल्टी हैं, मगर अब यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है वो किस अदालत की बनेगी? आया कि वो जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद हैं या वो जहाँ से आपने सामान लिया। ठीक है, इसमें जो है वो लॉ में 2 से 3 बातें करता है। वो कहता है जी पहली तो आप ये देखेंगे जहाँ डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, दूसरा ये जहाँ से आपने चीज़ ली है या जहाँ पे सर्विसेज आपने रेंडर की हैं, या तीसरा जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने की जो तशरी है वो काफ़ी जो है वो डिफरेंट है, यानी वो मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ तरीके से की गई। कई जगहों पे इसकी तशरी ये की गई जी जहाँ पे डिफेक्ट आपको पता चला कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे अराइज हुआ, तो अगर आपने कोई चीज़ ली और आपने लाहौर आके इस्तेमाल की तो उसका कॉज ऑफ एक्शन लाहौर में बनेगा। ऑन दी अदर एंड अगर आपने वहाँ पे ली और वहाँ पे इस्तेमाल किया तो तब दूसरी लॉ जो जुरिस्डिक्शन की जो बात करता है वो करता है कि जहाँ पे डिफेंडेंट हो, यानी जिससे आपने चीज़ ली है वो जहाँ पे कारोबार करता हो, जो कि कुछ हद तक फ़ायदेमंद इसलिए भी होता है कि इन केस अगर आप अदालत में जाते हैं और आप केस जीत जाते हैं तो उसकी इन्फोर्समेंट या एग्जीक्यूशन में आसानी होती है, उस बंदे की कोई ना कोई एसेट वहाँ पे मौजूद होता है या उसकी इन्फोर्समेंट के लिए अगर अदालत कोई ऑर्डर करती है तो वो करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जुरिस्डिक्शन की हद तक। अच्छा, मैं इसमें पहले मुझे तो लिमिटेशन के हवाले से बता दें कि एक सारिफ के पास प्रोडक्ट आ गया, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो वो कितने दिनों तक अथॉरिटीज़ के पास या कोर्ट के पास जा सकता है? अच्छा, इसके अंदर तो स्टैट्यूट जो है वो ऑलरेडी हमें पीरियड प्रिस्क्राइब करता है जो कि थोड़ा डिफरेंट है मुख्तलिफ सूबों के लिए, मगर जो असूली बात है वो ये है कि या जो असल लोगों को मसला आता है वो ये कि एक टाइम होता है कंडीशन या वारंटी का, कि वो कहते हैं जी इतने टाइम में आपकी चीज़ ख़राब हुई तो आप हमारे पास आ जाएं। उसके बाद ज़ाहिर है वो जब टाइम पूरा हो जाता है तो उसके बाद कोई डिफेक्ट आता है तो हम कहते हैं जी अब डिफेक्ट आया तो अब मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊँगा। जब आपने चीज़ खरीदी तो आपका कॉज ऑफ एक्शन तो टेक्निकली वहाँ पर राइज होता है, मगर अदालतों ने ये भी 1-2 अदालतों ने लाहौर हाई कोर्ट की एक फैसला ऐसा भी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो तब अराइज होता है जिस वक्त आपने कोई चीज़ ली थी और वो ख़राब निकली। अब वो ख़राब निकलती है लेट्स सपोज 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, तो आपका कॉज ऑफ एक्शन वहाँ से होगा। हालांकि कईयों ने कहा कि जब आपने चीज़ खरीदी है तो कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो गया, उस चीज़ के लेने के 15 दिन के अंदर अगर आपका कोई मसला स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप ज़ाहिर है आप कंज्यूमर लॉस के तहत आ जाते हैं। ठीक है, और उसी में फिर आपने जो स्टैट्यूटरी प्रोसीजर है वो आपने फॉलो करना है, आपने एक नोटिस देना है, वो नोटिस
अमूमन लीगल नोटिस भी हो सकता है, अगर उसके अलावा भी नोटिस दिया जाए तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट तो नोटिस की है वो पूरी हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट जाके अपनी, क्योंकि कंप्लेंट है, हमारे यहाँ पे मसला ये है कि उसको एक जगह पे सूट और एक जगह पे कंप्लेंट स्टैट्यूट में लिखा है, बट टेक्निकली उसको हम कंप्लेंट के तौर पे देखते हैं, उसकी एक कर्सरी स्टेटमेंट होती है और फिर वो कोर्ट अपना प्रोसीजर स्टार्ट करती है। ठीक है सर, इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से मैं अब ये बात करना चाह रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस अगर एक, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, एक बंदा KPK में बैठा है और एक बंदा पंजाब के अंदर, तो वो अगर ठीक है जहाँ पे डिफेंडेंट है या कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे रेज हुआ है तो वहाँ से एक वर्डिक्ट कोर्ट जारी करती है, अगर दूसरे सूबे के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन करानी है तो वो उसमें किस तरीके से देखते हैं, क्या अप्रोच होती है कोर्ट्स की? अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि अगर ये सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट की हद तक बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जितने भी अदालती फैसले होते हैं, अगर उसमें ये हो कि एक बंदा प्लेंटिफ कहीं पे रिजाइड करता है, डिफेंडेंट कहीं और पे रिजाइड करता है और कॉज ऑफ एक्शन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग किसी और जगह पे राइज हुआ जी, ठीक है, और कोर्ट जो वो कॉग्निजेंस ले लेती है या उस केस को सुनने लग जाती है जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, तो प्लेंटिफ या कंप्लेनेंट जो है वो केस जीत जाता है और डिफेंडेंट को ज़ाहिर कहा जाता है कि आप इस ऑर्डर की कंप्लायंस करें और वो कंप्लाई नहीं करता, कोर्ट कहती है कि जब डैमेजेस दें वो नहीं देता, तो कोर्ट आगे कहती है जो उसके वारंट करें कुछ करें, वो बंदा उधर भी नहीं होता या आता नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही होती, कोर्ट कहती है जी इसके कोई सासे अटैच कर दें, उनकी करकी कर दें या फिर ज़ाहिर है उनको सेल किया जाए और रेंट पे दिया जाए, तो वहाँ पे जो है ना वो कोर्ट के पास क्योंकि कोई एसेट भी नहीं होता उसके जुरिसडिक्शन में, तो उसके थोड़ी बेबसी हो जाती है, तो उस सिनेरियो में वो केस हाई कोर्ट को भेज देती है कि जी आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है वहाँ पे भेज दें। उस सिनेरियो में अगर वो दूसरा सूबा बनता है तो वो दूसरे सूबे की हाई कोर्ट को भेज दिया जाता है, और अगर वो वही सूबे का कोई और जिला हो तो उसके रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को या कंज्यूमर कोर्ट को मरासला भेज दिया जाता है, फाइल भी भेज दी जाती है और कहा जाता है कि जी आप इसकी एग्जीक्यूशन करें। और जब सूबों की बात होती है तो वो दूसरे सूबे में जब जाता है तो वो सूबे का जो हाई कोर्ट होता है वो उस रेलेवेंट डिफेंडेंट के रिजाइड करने वाली या जहाँ पे इस सिनेरियो में जो जजमेंट डेटेड होगा वहाँ पे, तो उसकी जो रिजाइड करने वाली या प्लेस ऑफ बिजनेस की जो जगह होगी उस रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट की कंज्यूमर कोर्ट को भेज देगा कि अब आप इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो करें। इस तरीके से हमारे इंटर प्रोविंशियल जो मामला होते हैं वो भी डील किए जाते हैं और इसके अलावा ओवरऑल भी लॉ इसी तरीके से काम करता है। अच्छा इमरान साहब, इसमें मैं अगर इंटरनेशनली बात करूं तो इंटरनेशनली आपके एक्सपीरियंस में भी कोई ऐसा केस आया है, इस हवाले से कोर्ट्स की क्या अप्रोच होती है कि जब एक बंदा फॉर इंस्टेंस अगर मैंने यहाँ से एक चीज़ इंपोर्ट की अपने पर्सनल यूज़ के लिए, प्रोडक्ट कोई ऐसा मंगवाया दुबई से इंपोर्ट कराया, तो वो फिर अगर उसमें कोई डिफेक्ट निकल आता है तो वो उसमें इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म कैसे होता है, एप्लीकेबल लॉ वहाँ पे कैसे देखा जाता है? अच्छा, मैं थोड़ा सा ना पहले क्लैरिटी एक पॉइंट पे ले आता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ मंगवाई है बाहर से जी, तो ज़ाहिर आपके जो लॉज है ना प्रोविंशियल वो तो आपके सूबे की हद तक लगते हैं, तो उनकी एप्लीकेशन तो नहीं हो सकती। ठीक है। अब दो मामलात आ जाते हैं आपके पास, अगर आपने लेट्स सपोज बाहर से कोई चीज़ मंगाई है मगर आप कंज्यूमर नहीं है तो ज़ाहिर है वो आपकी कमर्शियल ट्रांजेक्शन हुई, तो वहाँ पे जो है वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वो आ जाती हैं और इसके अलावा उनके अपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मौजूद होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये कहते हैं कि जी आप कंज्यूमर हैं और आपने कोई चीज़ बाहर से मंगाई है, तो पहली चीज़ तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लेट द बायर बी वेयर कि अगर वो कोई चीज़ बाहर से मंगवा रहा है तो उसको नंबर 1 ये पता हो कि यार मैं जहाँ से मंगा रहा हूँ वो जगह ठीक है, वो फॉर्म ठीक है, रिलायबल है, जिससे मैं ले रहा हूँ वो वेरीफाइड है। ज़ाहिर लोग अपनी ट्रांजेक्शन करने से पहले, चीज़ें मंगाने से पहले उससे कहते हैं तस्वीरें दिखाओ हमें या उसकी क्वालिटी दिखाओ, उसकी कोई आप लोगों के फीडबैक देख लेते हैं उसके स्टोर के ऊपर या उसके फॉरम के ऊपर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अब यहाँ पे दुनिया तो